मैं इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बेटा 1.5 महीने के अंदर मैं 2 साल का कोर्स तो कंप्लीट कभी नहीं कर सकता। इसलिए ना तो मैं कोई थ्योरी का पार्ट ले रहा हूं, मैं सिर्फ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपका कोर्स रिवाइज हो जाए। तो ये एक्सपेक्ट मत करें कि मैं थ्योरी पढ़ाऊं या फिर पूरे क्वेश्चन करा दूं। बेटे पूरी थ्योरी पढ़ाने में, पूरी कैटेगरीज कराने में तो 2 साल का वक्त लगता है, कोर्स 2 साल का है। अब 1.5 महीने के अंदर ये हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रिवीजन प्रॉपर है या नहीं है। तो मैं उतना ही कर रहा हूं, बल्कि कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम क्वेश्चन लूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल फोर्स दिया है। क्वेश्चन में लिखा है फोर्स F इक्वल्स टू 20 प्लस 10y। y यहां पर y कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक वेरिएबल है। Act on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter। देखिए हमारे पास एक पार्टिकल है, ये रहा, लेटेस्ट से ये पार्टिकल मान लेते हैं बेटा हम। ये पार्टिकल है हमारे पास, इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया है y डायरेक्शन में। कितना लगाया है? 20 प्लस 10y, इतना फोर्स लगाया है। लिखा है ना, ए फोर्स F इक्वल्स टू 20 प्लस 10y एक्ट ऑन पार्टिकल इन y डायरेक्शन। अब जब मैं फोर्स y में लगाऊंगा तो पार्टिकल मूव भी y में करेगा, इस तरह से पार्टिकल मूव करेगा ड्यू टू दिस फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी y में आएगा। ठीक, आगे क्या लिखा है? वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। इस फोर्स का वर्क चाहिए कब से कब तक? y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1 तक। देखिए सिंस ये फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, मैं वर्क को लिखूंगा इंटीग्रल F डॉट ds। वेरिएबल फोर्स का जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब इसमें अगर आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करें, F ds cos 0, फोर्स y में लगाया और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी y में हुआ है। क्या गारंटी है कि y में डिस्प्लेसमेंट हुआ है? क्वेश्चन पढ़ो। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। आपने जो फोर्स लगाया उससे मूवमेंट कहां से कहां तक आई है? y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1, y में चेंज आया है। अब बेटे y कोऑर्डिनेट पे चेंज तभी तो आएगा जब बॉडी y डायरेक्शन में चलेगी। अगर बॉडी x डायरेक्शन में चलती तो x कोऑर्डिनेट में चेंज आता। तो क्योंकि बॉडी के मूव करने से y कोऑर्डिनेट बदला है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट y में हुआ। तो फोर्स भी y में, डिस्प्लेसमेंट भी y में, दोनों पैरेलल है, एंगल क्या हो जाएगा? 0। cos 0 तो 1 हो गया, फोर्स है 20 प्लस 10y और डिस्प्लेसमेंट y में है तो उसको मैं dy लिख सकता हूं। भाई ds का मतलब है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और बॉडी क्योंकि y में मूव हुई है तो मैं ds को लिख सकता हूं dy, यानी कि मैं बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हुआ। अब आपको वर्क निकालना है y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1 तक। ये अब बस मैं ब्रैकेट ओपन करके इंटीग्रेट करूंगा बेटे। मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो दो इंटीग्रल आ जाएंगे, इंटीग्रल 20 dy प्लस इंटीग्रल 10y dy। कांस्टेंट बाहर ले जाइए, इंटीग्रेशन वेरिएबल का होता है ना कि कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट टर्म बाहर ले जाइए। dy का इंटीग्रल y होता है, ये फॉर्मूले आपको पढ़ते हैं आप लोग, और y का इंटीग्रल होता है y स्क्वायर बाई 2। ये मैंने दोनों का इंटीग्रल कर लिया। अब लिमिट पुट करनी है 0 से 1। कैसे करते हैं? देखिए पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, 20 इंटू 1 प्लस 10 1 का स्क्वायर बाई 2। पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट माइनस, अब वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, 20 इंटू 0 प्लस 10 0 का स्क्वायर बाई 2। अब आप देखें पहला टर्म कितना आएगा बेटे? 10 बाई 2 5 प्लस 20, पहला टर्म हो गया 25 माइनस, इधर भी 0 रखा है उधर भी, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो बेटे ये वर्क आ गया 25 जूल।
25 जूल वर्क करेगा ये फोर्स 0 से 1 तक। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ये आ गया पहला, सॉरी सी ऑप्शन आ गया 25 जूल। कुछ तो कहेंगे सर डायरेक्ट वर्क को हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिख दिया? बेटे वो तब लिखते हैं जब फोर्स कांस्टेंट होता है, ये तो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तब लिखा जाता है जब फोर्स कांस्टेंट हो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल। तो इसलिए वो वाला फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा, आपको यहां पर ये जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर। हमारे पास एक रेन ड्रॉप है जो ऊपर से नीचे आ रही है, कितनी हाइट से आ रही है बेटा? 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, ये, और इसका मास कितना है? 1 ग्राम, यानी कि 10 की पावर -3 kg। चलिए पहले सेंटेंस में यही लिखा है, आगे इट हिट द ग्राउंड विद स्पीड 50, और जब ये ड्रॉप जमीन को हिट करेगी तो हिट करते समय स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टेक जी कांस्टेंट, वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। एक तो हमें ग्रेविटी का वर्क चाहिए और एक रेजिस्टिव फोर्स का वर्क चाहिए। देखिए जहां तक ग्रेविटी के वर्क का सवाल है, वर्क बाय ग्रेविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्लस माइनस mg डिस्प्लेसमेंट इन y ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वर्क बाय ग्रेविटी का। इसमें डेल्टा y का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास। प्लस माइनस हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, अगर बॉडी नीचे से ऊपर जाए तो वर्क बाय ग्रेविटी नेगेटिव में लेते हैं, और जब बॉडी ऊपर से नीचे आए तो वर्क बाय ग्रेविटी पॉजिटिव में लेते हैं। तो हम प्लस लेंगे, मास 10 की पावर -3 kg, G10, डेल्टा वाई cm। सर ड्रॉप ऊपर से नीचे वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुई है? 1000 मीटर। तो बेटा यहां से वर्क बाय ग्रेविटी आ गया +10 जूल। एक पार्ट तो ये सॉल्व हो गया। अब अगर देखिए +10 कितने ऑप्शन में? +10 ऑप्शन सी में है और किसी में नहीं है, बाकी किसी में +10 नहीं आता। तो सेकंड पार्ट में ना भी सॉल्व करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो पता लग ही रहा है, फिर भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वर्क चाहिए रेजिस्टिव फोर्स का। अब रेजिस्टिव फोर्स हमें पता नहीं, भाई हमें क्या पता रेजिस्टिव फोर्स कितना लगेगा, दिया तो है नहीं। अब क्लास में पढ़ते हैं कि जब फोर्स अवेलेबल ना हो और हमें उस फोर्स का वर्क चाहिए हो, मतलब फोर्स का अमाउंट नहीं पता मगर हमें उसका वर्क चाहिए, तो एक ही तरीका है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें आप, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। तो हम ऊपर से नीचे तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क बाय ऑल फोर्सेस बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में एक तो ग्रेविटी का वर्क आएगा, एक रेजिस्टिव फोर्स। भाई एक ड्रॉप हवा में छोड़ दिया आपने तो हवा में कितने फोर्स लगेंगे? हवा में एक तो अर्थ की ग्रेविटी लगेगी और हवा का रेजिस्टेंस, इसके अलावा कोई और फोर्स तो है नहीं। तो वर्क बाय ग्रेविटी प्लस वर्क बाय रेजिस्टिव फोर्स किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक कितनी होगी बेटा? हाफ mv², इनिशियल 0, क्योंकि आपने ड्रॉप को रेस्ट से रिलीज किया था। कहां लिखा है बेटे? लैंग्वेज से पता लग रहा है। कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट। हमें कहा गया कि एक रेन ड्रॉप इतनी हाइट से गिर रही है, ये नहीं बताया गया किस वेलोसिटी से गिर रही है। एक तो ये ड्रॉप, रिलीज, फॉल वर्ड इस्तेमाल तभी किए जाते हैं जब इनिशियली कोई चीज रेस्ट पे हो। ऊपर से उसने वेलोसिटी भी नहीं बताई है। अगर इनिशियली वेलोसिटी होती तो वो वैल्यू देता उसकी, प्लस थोड़ी लैंग्वेज चेंज करता। अगर वो वेलोसिटी होती तो वो लिखता ए ड्रॉप इज थ्रोन विद स्पीड, या लिखता प्रोजेक्टेड विद स्पीड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर अवेलेबल होती तो हमें डिक्लेयर करता किसी लैंग्वेज के थ्रू या वैल्यू के थ्रू। क्वेश्चन में कहीं इनिशियल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो ऐसे केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाती है बेटा, ये रूल होता है। ग्रेविटी का वर्क डन हमने भी निकाला था +10, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क निकालना है, मास 10 की पावर -3 kg और फाइनल स्पीड 50।
10 प्लस वर्क बाय रेजिस्टिव फोर्स, और 50 का स्क्वायर आएगा बेटे 2500 बाई 2, 2500 बाई 2, और 10 की पावर -3 से एक डेसिमल लग जाएगा। 10 को उधर ले जाइए, ये डिवाइड करेंगे 1.25 आएगा, 10 इधर जाएगा -10, तो ये आंसर आ गया -8.75 जूल। वर्क बाय रेजिस्टिव फोर्स इतना होएगा। अब चेक करो, ये ऑप्शन सी में पहले बता दिया था मैंने, वर्क बाय ग्रेविटी +10, वर्क बाय रेजिस्टेंस -8.75 जूल। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कांस्टेंट फोर्स को लेकर है। ए यूनिफॉर्म फोर्स, ऐसा फोर्स जो हर जगह सेम रहे, 3I कैप प्लस जे कैप न्यूटन। हमारे पास एक यूनिफॉर्म फोर्स है, कितना, 3I कैप प्लस जे कैप, इतना। एक्ट ऑन पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, और ये फोर्स किस पे लगा है, ये फोर्स एक पार्टिकल पे लगा है जिसका मास है 2 kg। हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन दिस टू पोजीशन दिस। उसने इनिशियल पोजीशन भी दी है और फाइनल भी दी है। इनिशियल पोजीशन कितनी दी है उसने हमें, 2I कैप प्लस के कैप, और फाइनली पोजीशन कितनी हो गई, 4I कैप प्लस 3J कैप माइनस के कैप। अब आपको पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन पता है और फाइनल, तो आप फाइनल पोजीशन में से अगर इनिशियल पोजीशन माइनस कर देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो 4I प्लस 3J माइनस के में से इनिशियल माइनस कर दें 2I प्लस के, तो यहां से बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 2I प्लस 3J माइनस 2K। तो हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है जो हमने 2 kg पार्टिकल पे लगाया, और ऑब्वियसली जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से पार्टिकल डिस्प्लेस भी होगा, वो हो गया। अब कितना डिस्प्लेस हुआ ये तो नहीं बताया, मगर ये जरूर बताया कि इनिशियली वो कहां था और फाइनली वो कहां था। सर अगर हमें इनिशियल और फाइनल पता है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें डिस्प्लेसमेंट बता देगा। तो अब फाइनली हमारे पास फोर्स भी अवेलेबल है और डिस्प्लेसमेंट भी अवेलेबल। आगे पढ़ते हैं। द वर्क डन बाय द फोर्स, बताइए इस फोर्स का वर्क कितना होगा। सिंस ये फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स के वर्क का फॉर्मूला बेटे ये होता है F डॉट एस, ये होता है। F कितना दिया बेटे, पीछे देखो, 3I प्लस जे कैप, 3I प्लस जे डॉट, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला था 2I प्लस 3J माइनस 2K, ये डिस्प्लेसमेंट आया था। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो आपको अच्छी तरह पता है। I कोफिशिएंट को I कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस J कोफिशिएंट को J कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस K कोफिशिएंट को K कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर K कोफिशिएंट नहीं है तो क्या लेंगे, 0। ये डॉट प्रोडक्ट में अप्लाई कर दिया, ये आ गया 6 प्लस 3 प्लस 0, तो यहां से बेटा वर्क आ गया 9 जूल। चेक कर लीजिए अच्छी तरह से। ऑप्शन देखते हैं कौन सा आएगा, ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ x इक्वल टू 3 माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब देन वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड विल बी। देखिए हमें उसने x प्रोवाइड किया है, x का मतलब, सर कुछ नहीं कहा तो x का मतलब x कोऑर्डिनेट से लेंगे, तो उसने हमें x कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किया है, किसका, ऑब्वियसली बॉडी का दिया है। तो हमारे पास बॉडी का x कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, और x कोऑर्डिनेट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और अगर बॉडी का x कोऑर्डिनेट बदल रहा है इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे नहीं, बॉडी मूव कर रही है। तो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है बेटा, और वो x डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, जिसकी वजह से उसका x कोऑर्डिनेट लगातार चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। ये क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए पहले 4 सेकंड में। पहले 4 सेकंड में हम जानना चाहते हैं वर्क कितना हुआ।
देखिए यहां पर अगेन हमसे वर्क पूछा गया और हमें यह नहीं बताया गया बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है। क्लास में हम पढ़ते हैं कि जब फोर्स मालूम ना हो मगर हमें वर्क चाहिए उसका, अगर बिना फोर्स की वैल्यू के वर्क चाहिए तो उसका एक ही मतलब है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू WET वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m फाइनल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक होगा हाफ m इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। m/2 कॉमन ले लेंगे तो वर्क आ जाएगा m/2 फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। मास मेरे पास अवेलेबल है, अगर स्पीड पता लग जाए तो काम बन जाएगा। अब स्पीड कैसे निकलेगी? देखिए एग्जामिनर ने हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, तो मैं इस एक्स कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करता हूं स्पीड में। एक्स कोऑर्डिनेट दिया है 3 - 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अब एग्जामिनर ने एक्स कोऑर्डिनेट दिया, मुझे चाहिए स्पीड, तो बेटे इसको एक काम करो, इस एक्स कोऑर्डिनेट को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। 3 का डिफरेंशियल 0, 4 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t और टी क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3t स्क्वायर। dx/dt होता है वेलोसिटी इन x, कितना आ गया -8t प्लस 3t स्क्वायर। dx/dt का मतलब है वेलोसिटी इन x, यही टोटल वेलोसिटी है। क्यों? तो आपकी बॉडी y में तो चल ही नहीं रही ना, आपकी बॉडी सिर्फ x में चल रही है। अब आपकी बॉडी अगर चली x में रही है तो जो x की वेलोसिटी है वही टोटल वेलोसिटी है। तो एज पर डेफिनेशन तो ये वेलोसिटी इन x है, मगर यही टोटल वेलोसिटी है क्योंकि आपकी बॉडी y में नहीं चल रही है। अगर एग्जामिनर हमें x कोऑर्डिनेट के साथ y कोऑर्डिनेट भी बताता तो फिर ठीक था, फिर हम मानते कि बॉडी x में भी चल रही है और y। अगर एग्जामिनर हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट का वेरिएशन दे रहा है, इसका मतलब बॉडी सिर्फ x में चल रही है, तो जो x की वेलोसिटी है वही टोटल स्पीड है v। को पहले लिख दीजिए 3t स्क्वायर माइनस 8t। अब मुझे इनिशियल स्पीड चाहिए और फाइनल चाहिए। उसने वर्क पूछा है पहले 4 सेकंड में, वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब होता है 0 to 4, यानी कि इनिशियल टाइम 0 लेंगे और फाइनल टाइम क्या लेंगे, वो लेंगे 4। तो बेटे एक काम करते हैं, पहले हम इनिशियल टाइम 0 पुट करते हैं, इससे हमें इनिशियल स्पीड मिल जाएगी। कितनी आ गई? 0। इस फॉर्मूले में हमने इनिशियल टाइम 0 पुट किया तो हमें कौन सी स्पीड मिल गई? इनिशियल। अब इसी फॉर्मूले में फाइनल टाइम 4 पुट करेंगे तो हमें फाइनल स्पीड मिल जाएगी 3 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4। ये कितनी आ गई? 16 आ गई। चेक कर लीजिए भाई, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, 8 इंटू 4 32, 48 में से 32 माइनस करोगे 16। अब आपके पास इनिशियल स्पीड भी आ गई और फाइनल, तो बेटे अब वर्क के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसे पुट कर देता हूं बेटे मैं। मास कितना है? 3 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लेना। फाइनल स्पीड अभी निकालिए 16 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड थी 0। ठीक, तो यहां से बेटा वर्क की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। 16 का स्क्वायर होता है बेटे 256 बाई 2 128। अब 128 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 384 आएगा, और 10 की पावर -3 को मिली कह सकते हैं तो मिली जूल हो जाएगा। तो 384 मिली जूल इतना वर्क हो जाएगा। कोई ऑप्शन है हमारे पास? पहला ऑप्शन है बेटा 384 मिली जूल। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए बुलेट ऑफ मास 10 kg मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। पहले उसने हमें बुलेट की इंफॉर्मेशन दी है। हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास अवेलेबल है, वेलोसिटी अवेलेबल है, और वो बुलेट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। डायग्राम बना देते हैं। ये बुलेट है बेटा 10 ग्राम की, इस वक्त मूव कर रही है 400 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। ऐसे आगे पढ़ते हैं। स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक of mass 2 kg
which is suspended by light in extensible string of length 5 मीटर। ये बुलेट जाके टक्कर किसको मारेगी? एक ब्लॉक को मारेगी। वो ब्लॉक जिसका मास कितना है? 2 kg, और वो लटका हुआ है एक लाइट स्ट्रिंग से, ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 5 मीटर। सस्पेंडेड का मतलब रेस्ट पे है, अभी वो मूव नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये बुलेट है जो जाके इस ब्लॉक को टक्कर मारेगी जो इनिशियली रेस्ट पे। क्या होगा इससे? आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट का मतलब ये जो कोलिजन हुआ है इसकी वजह से, एज ए रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक इज फाउंड टू राइज ए वर्टिकल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब बुलेट जब ब्लॉक को टक्कर मारेगी तो इसको एक वेलोसिटी मिलेगी जिससे ये थोड़ा सा वर्टिकली राइज करेगा। ये आपका ब्लॉक थोड़ा वर्टिकली राइज कर गया। पहले ब्लॉक ऐसे लटक रहा था ऐसे, अब ये इतनी हाइट राइज कर गया। कितनी हाइट? 10 सेंटीमीटर राइज कर गया। क्यों करा होगा भाई? बुलेट ने जब इसे टक्कर मारी होगी ना तो इससे कुछ वेलोसिटी मिल गई होगी, लेट अस से v। जब वेलोसिटी मिल गई होगी तो ड्यू टू वेलोसिटी वो रोटेट करने लगा होगा इस तरह से, स्ट्रिंग रोटेट करने लगी होगी और ब्लॉक वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्ज फ्रॉम हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक। कहता है बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी? उस बुलेट की जो उस ब्लॉक को क्रॉस करके बाहर निकल गई। बुलेट जो है बेटा वो क्रॉस करके कहां निकल गई है? बाहर। लेट से कितनी स्पीड से? v। हम जानना चाहते हैं कि जब बुलेट ब्लॉक से निकलकर बाहर गई होगी तो कितनी स्पीड से गई। अब डायग्राम मैंने बना दिया है। अब आपको पता है कि यहां पर बुलेट ने ब्लॉक को टक्कर मारी है, ठीक है। देखिए कोलिजन वाले केसेस के अंदर हम यूजुअली मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल मोमेंटम को फाइनल के बराबर करते हैं। इनिशियली बुलेट का मास 10 ग्राम था, वेलोसिटी 400, प्लस इनिशियली ब्लॉक का मास 2 था और वेलोसिटी 0। इनिशियली आपका ब्लॉक रेस्ट पे था। फाइनली बुलेट का मास तो वही रहेगा 10 ग्राम और वेलोसिटी कितनी हो गई? v0, प्लस ब्लॉक का मास वही रहेगा 2 और वेलोसिटी कितनी हो गई? v। ये मैंने मोमेंटम कंजर्व कर दिया है, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा 4 इक्वल्स टू 10 की पावर -2 v0 प्लस 2v, दैट बिकम्स इक्वेशन 1। तो मैंने पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर दिया। इक्वेशन आ गई मगर अननोन अभी 2 हैं, कोई नहीं। अब एक काम करते हैं, हम यहां से यहां तक देखो, जब बुलेट इसे टक्कर मारेगी तो उसकी वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। उस वेलोसिटी की वजह से ही तो ये ब्लॉक ऊपर राइज हुआ है। जब ब्लॉक ऊपर राइज हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल में। तभी तो वो 10 सेंटीमीटर राइज हुआ है। तो अगर मैं ब्लॉक पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं ऑन ब्लॉक, अगर मैं ब्लॉक पे एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज करूं तो जो काइनेटिक उसे मिली थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहां से v आ गया √2gh। g 10 है, हाइट 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। तो ब्लॉक की वेलोसिटी √2 यानी कि 1.4 नियरली। तो ब्लॉक की वेलोसिटी मिल गई बेटा, नियरली 1.4 आ गई। ये कौन सी वेलोसिटी है? बुलेट हिट करने के बाद वाली। भाई बुलेट हिट करने से पहले तो ब्लॉक रेस्ट पे था। जब बुलेट ने उसे टक्कर मारी उसे एक वेलोसिटी मिली थी v, उसी वेलोसिटी v की वजह से वो वर्टिकली राइज हुआ था। ये ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी आ गई है, ये वाली फाइनल वेलोसिटी। ये अब क्योंकि मेरे पास v आ गया है तो बेटे अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे v0 मिल जाएगा। मुझे बुलेट की फाइनल स्पीड मिलेगी जो मुझसे निकालने को कहा। तो मैं अब वो निकाल देता हूं इसमें, ठीक है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 4 इक्वल्स टू 10 की पावर -2 v0 प्लस 2v। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इसके अंदर मैं v की वैल्यू पुट करूंगा बेटे। v की वैल्यू 1.4 निकाली। इसको उधर ले जाइए। 4 -
2 इंटू 1.4 2.8 होता है, ये आ गया 1.2, 10 की पावर -2 उधर ले जाए तो आएगा 10 की पावर +2। तो आप चेक करें, ये बुलेट की फाइनल स्पीड आ गई 120 मीटर पर सेकंड। 120 मीटर पर सेकंड से बुलेट ब्लॉक को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा 120 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। चेक, आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है जब दो चीजें कोलाइड करती हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम कंजर्व करते हैं, और जब कोई चीज सर्कुलरली रोटेट करती है तो ड्यूरिंग रोटेशन क्या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। तो आप देखो, ड्यूरिंग कोलिजन मैंने मोमेंटम कंजर्व किया, और जब ब्लॉक रोटेट हुआ तो ड्यूरिंग रोटेशन मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई। रूल्स फिक्स हैं। कोई चीज आपस में टकराए, कोई चीज एक दूसरे के करीब आए, मैंने आपको क्लास में कहा था अगर दो चीजें करीब आए, दो चीजें दूर जाएं, एक्सप्लोजन हो या कोलिजन हो, इन चार तरह की सिचुएशन को मोमेंटम से डील करते हैं। और मैंने कहा था अगर कोई चीज वर्टिकल सर्कल में रोटेट करे तो यहां क्या तो WET लगाते हैं या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है। आप सही प्रिंसिपल यूज करेंगे तभी आंसर सही आएगा। हाँ, सर्कुलर रोटेशन में एनर्जी कंजर्वेशन ही क्यों लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं? और कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन ही क्यों लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं? बेटे ये सब थ्योरी हम क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि इसका रीजन क्या है, और वो क्लास की थ्योरी में आपने पढ़ लिया है। मैंने तो आपको बता दिया, रिवाइज करा दिया कि जब चीजें करीब आए, दूर जाएं, एक्सप्लोजन हो, कोलिजन, ये चार तरह की सिचुएशन मोमेंटम कंजर्वेशन से डील होता है। इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं की जाती, रीजन क्लास में बताया जाता है। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मोमेंटम कभी कंजर्व नहीं करते, वहां एनर्जी कंजर्व करते।